जब तक हम पुराने जमाने में थे, जब तक अंतरिक्ष का हमें कोई ज्ञान नहीं था, तब तक जब जब हम आसमान की तरफ देखते थे, हम यही सोचते थे कि काश एक दिन हम इन तारों पर पहुंच सकें। लेकिन हम जानते हैं आज ये सारी चीजें पॉसिबल हो चुकी हैं। और हम में से कुछ लोग इतने ज्यादा क्यूरियस थे कि उन्होंने ये भी थ्योरी दे दी कि इंसान जो है वो इस दुनिया का यानी कि प्लैनेट अर्थ का है ही नहीं, बल्कि ये किसी और ग्रह से यहाँ पर आकर बसा है। वैसे शायद हो भी सकता है कि वो लोग सही हो, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर फेस करते हैं पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर, हो सकता है कि हम किसी और ग्रह से आए हों। खैर, हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं कि अगर धरती के अलावा इंसान रहना चाहे तो वो कहाँ रह सकता है, और उसमें सबसे बढ़िया कैंडिडेट है मार्स, जिसे हिंदी में हम मंगल ग्रह या फिर लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे ज्यादा इंसान के लिए सूटेबल मार्स है, लेकिन हो सकता है कि वीनस भी एक अच्छा ऑप्शन हो आगे चलकर, लेकिन फिलहाल तो मार्स सबसे ज्यादा सूटेबल नजर आता है। अब नासा ने ये तो पता लगा लिया कि मार्स एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे ज्यादा सूटेबल है इंसान के लिए पृथ्वी के बाद। तो फिर कई ऐसे विजनरी लोग सामने आए जिन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इंसान को मार्स के ऊपर बसाया जाए। उन्हीं में से एक है एलन मस्क। एलन मस्क को शायद बहुत से लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो किसी दिन उसके ऊपर एक पूरा वीडियो हम बना सकते हैं। बट एलन मस्क की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने ये प्लान बनाया है कि वो मंगल ग्रह के ऊपर एक पूरी कॉलोनी बसाना चाहते हैं। वो भी कोई छोटी मोटी कॉलोनी नहीं, बल्कि ऐसी कॉलोनी, ऐसा एरिया जहां पर 10 लाख लोग रह सकें। और हाँ, एक बात और, उन्होंने इसका पूरा प्लान बना लिया है, पूरा नक्शा तैयार है, कहां पर क्या चीज होगी, कौन सी चीज कैसे ऑपरेट होगी, सब कुछ बन चुका है। अब खाली देर है उसको इम्प्लीमेंट करने की। मैं मानता हूं कई लोग सोच रहे होंगे कि ये प्लान जो है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा चाहे सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन जो उनकी सोच है वो वाकई में कमाल की है। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। और आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों को जो प्लान बना रहे हैं एलन मस्क मार्स पे बसाने का, वो कैसा होने वाला है, वहां की कॉलोनी कैसे नजर आएगी और वहां का जीवन कैसा होगा। और अगर आप इसी टाइप की फैक्ट्स एंड क्यूरियस वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे लाल कलर का बटन आपको नजर आ ही रहा होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और देखते हैं एलन मस्क की कॉलोनी कैसी नजर आने वाली है। इस कॉलोनी को देखने से पहले सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि धरती में और मार्स में क्या क्या समानताएं हैं और वो क्या चीजें हैं जो कि इंसान को मार्स पर रहने के लिए आरामदायक बनाती हैं। और हाँ, साथ में ऐसे कौन से वो चैलेंजेस होंगे जो एलन मस्क को फेस करना पड़ेंगे। हालांकि मैं मानता हूं कि बहुत सारे डिफरेंस है धरती में और मार्स में यानी कि मंगल ग्रह में, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी सिमिलैरिटीज हैं, समानताएं हैं, जिसकी वजह से शायद एलन मस्क और नासा ये सोचते हैं कि अगला जो ह्यूमन का घर है, इंसान का जो घर है, वो मंगल ग्रह हो सकता है। सबसे पहले जो दोनों के अंदर कॉमन चीज है वो है रोटेशनल स्पीड। हम सभी जानते हैं कि धरती घूमती है, जिसकी वजह से हमारे दिन और रात का फैसला होता है। अगर हम मंगल ग्रह की और धरती की रोटेशनल स्पीड यानी कि घूमने की गति देखें तो उसमें खाली 45 मिनट का डिफरेंस है, यानी कि मंगल ग्रह पे सिर्फ 45 मिनट दिन बड़ा होने वाला है, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। मंगल ग्रह का जो एक्सेल टिल्ट है वो भी अर्थ के बहुत ज्यादा सिमिलर है। उसका जो टिल्ट है वो 25 डिग्री के करीब है और धरती का जो टिल्ट है वो 23 डिग्री के करीब है, यानी कि कोई खास अंतर नहीं है। इसका मतलब यह है कि धरती में और मंगल ग्रह के अंदर थोड़ा सा सीजनल वेरिएशन आ सकता है, यानी कि जो मौसम होते हैं वो थोड़े इधर उधर नजर आ सकते हैं। अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो वहां पर भी पत्थर है, वहां पर भी पहाड़ है और वहां पर भी जमीन ऐसी ही नजर आती है जैसे कि हमारे पृथ्वी पर है, और साथ में वहां पर रेगिस्तान भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें कॉमन तो हैं जो सूटेबल बनाती हैं हमें वहां पर रहने के लिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बहुत ज्यादा घातक हैं और ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें इंसान शायद सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो आइए बात करते हैं वहां के एटमॉस्फेयर की। अगर हम प्लैनेट अर्थ से कंपेयर करें मार्स का एटमॉस्फेयर तो वो 1% है, यानी कि बहुत ज्यादा थिन है। वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे लिए सांस लेना थोड़ा दुश्वार हो सकता है। अगर वहां के एटमॉस्फेयर की बात करें तो 96% CO2 है वहां पर, 2% ऑर्गन और 2% नाइट्रोजन भी आपको मिलती है, यानी कि ऑक्सीजन को जो लेवल है वो ना के बराबर है, और हमें तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अगर हम कहीं भी कोई से भी ग्रह पर चले जाएं बिना ऑक्सीजन के तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब ये जो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन मैंने आपको बताया, इसकी वजह से वहां का जो मौसम है वो भी बहुत ज्यादा हार्ड है इंसान के लिए। वहां का जो मौसम रहता है एवरेज, वो रहता है -46 डिग्री सेल्सियस। कैन यू इमेजिन? हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है यानी कि जो हमारा बर्फ जम जाता है उसके लिए 0 डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, और वहां पर -46 डिग्री है। इट्स क्रेजी, इट्स इनसेन, क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में हम कैसे रहेंगे। और जब सर्दी का मौसम आता है तो ये जो तापमान है यहाँ का
वो -143 डिग्री पर चले जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि कैसे सरवाइव करेगा बेचारा इंसान। और गर्मी के मौसम में यानी कि हाईएस्ट तापमान जो वहां का दर्ज किया गया है वो 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। साथ ही साथ में जो मंगल ग्रह है, जो मार्स प्लैनेट है, वो बहुत ही ज्यादा डस्टी है, यानी कि वहां पे धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है और एकदम सूखा सा प्लैनेट है वो, वहां पर ज्यादा नमी नहीं है। और मंगल ग्रह का जो मैग्नेटोस्फीयर है वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि अगर हम हमारे प्लैनेट अर्थ से कंपेयर करें तो वो 16 से लेकर 40% तक कमजोर है, जिसका मतलब यह है कि वहां के एटमॉस्फेयर में रेडिएशन का खतरा बहुत ज्यादा बना हुआ रहेगा। अब बात आती है गुरुत्वाकर्षण बल की, जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि हमें कहा जाता है कि धरती के ऊपर, प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो भी चीजें टिकी हुई हैं, फिर चाहे हमारा पानी हो, पेड़ पौधे हो, बिल्डिंग्स हो या हमारी खुद की चलने की स्टाइल हो, सब कुछ डिपेंड करती है हमारी ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के ऊपर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगल ग्रह के ऊपर धरती से 37% कम ग्रेविटी है, जिसका मतलब यह है कि जब इंसान वहां पर जाएगा तो उसे वापस से चलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब वो चलेगा तो वो डगमगा जाएगा। उसकी आदत थी 100% ग्रेविटी में चलने की, अब वो चलेगा 37% कम ग्रेविटी के ऊपर, तो ऑब्वियसली उसके कदम जरूर लड़खड़ा जाएंगे। अब एक और जो मार्स पे प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि मार्स के ऊपर पानी नहीं है। मार्स के ऊपर पानी के ट्रेस जरूर मिले हैं और मार्स में जो पानी है वो जमा हुआ है बर्फ के रूप में वहां के पोल्स के अंदर। और ये जो बर्फ जमा हुआ है, अगर हम पृथ्वी के पानी से कंपेयर करें तो उसकी तुलना में ये बहुत ज्यादा कम है। तो अभी तक मैं समझता हूँ हमने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस देख लिए। अगर जो भी इंसान मार्स पर कॉलोनी बनाना चाहता है, फिर चाहे एलन मस्क हो या फिर गूगल के CEO या फिर नासा के फाउंडर, सबको इन सारे ही चैलेंजेस को दूर करना होगा और उसके बाद ही वो वहां पर इंसान को यानी कि जीवन को ले जाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, एलन मस्क बेवकूफ है? उन्होंने इसका प्लान बना रखा है कि इन चैलेंजेस को आखिर कैसे फेस किया जाएगा। सबसे पहली चीज, वो ऐसा वहां पर एनवायरनमेंट बनाएंगे जो पूरा ग्लास से पैक होगा, जिसमें इंसान पूरी तरीके से अंदर बंद होगा, जो इंसान को दो चीजों से बचाएगा। एक तो वहां पर फ्रीक्वेंट यानी कि लगातार आने वाले धूल की आंधियों से, और उसके अलावा जो वहां का एटमॉस्फेयर ठंडा है उससे भी वो इंसान की हिफाजत करेगा। और साथ में वहीं पे इंसान को मिलेगी ब्रीदेबल एयर यानी कि ऑक्सीजन और पीने का पानी, और उसी के अंदर इंसान अपना खुद का खाना भी प्रोड्यूस करेगा और सारी जो जरूरत की चीजें होंगी और जो कामकाज होंगे वो उसी के अंदर चलते रहेंगे। तो सबसे पहला काम जो वो लोग करेंगे, वहां पर जो भी कॉलोनीज बसेंगी उनको अच्छे से उनको पैक करके बनाएंगे, यानी कि ग्लास के थ्रू बनाएंगे। ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उससे दो फायदे होंगे। एक तो ग्लास की वजह से, जो मैंने आपको बताया कि वो लोग अंदर पैक रहेंगे, अच्छे से उनको खाना पीना सब कुछ अंदर ही वो जनरेट कर पाएंगे। उसके बाद में जो कुदरत की मार है, नेचर की मार है, मौसम के और आंधियों के रूप में, उससे भी वो बच जाएंगे। लेकिन ये भी मत भूलिएगा कि हम बात कर रहे हैं 10 लाख लोगों को वहां पर बसाने की, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस टाइप के कितने डोम उनको बनाना पड़ेंगे, कितनी ज्यादा कॉलोनीज उनको बनाना पड़ेंगी। एलन मस्क बताते हैं कि यही सबसे बेस्ट आइडिया है, क्योंकि यहाँ पर अंदर हम लाइट जो आएगी सूरज की, उससे पेड़ पौधों को भी फायदा मिलेगा और इंसान तो सेफ रहेगा ही। अब चलिए, रहने का तो इंतजाम हो गया और हम आंधी से और खराब मौसम से भी बच गए। अब हमें जरूरत पड़ेगी वहां रहने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे, ये एलन मस्क बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो हम न्यूक्लियर पावर का यूज करें या फिर सोलर पैनल्स का। उसमें इजी जो नजर आता है वो आता है सोलर पैनल्स, क्योंकि सोलर पैनल्स को एक बार वहां पर ले जाकर लगा दिया गया तो कोई ज्यादा उसमें खास मेंटेनेंस नहीं होता। सोलर पैनल्स को लगाने के लिए चाहिए होती है एक बड़ी जगह, और मार्स तो पूरा खुला पड़ा है, जहां चाहो वहां लगा लो। तो ये एलन मस्क का प्लान है इलेक्ट्रिसिटी वहां पर जनरेट करने के लिए। उनका ये भी कहना है कि हालात को देखते हुए जो सोलर पैनल्स होंगे उनको भी वो कांच के अंदर पैक करके रख सकते हैं, क्योंकि जो बार बार वहां पर डस्ट स्टॉर्म आते हैं, तूफान आते हैं, उससे सोलर पैनल खराब भी हो सकते हैं। अब बात आती है खाने की, तो आपको बताना चाहूंगा कि साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी खोज निकाली है जिसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स, जिसमें किसी मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि कुछ मिनरल्स के अंदर ही पेड़ पौधों को उगाया जा सकता है और खाने के लायक पेड़ पौधे वहां से वो लोग ले लेंगे। यानी कि वहां पे हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग होगी, जिससे लोगों को खाना मिलेगा वेजिटेबल्स के रूप में। ये जो फार्मिंग होती है हाइड्रोपोनिक्स की, इसको ना तो लाइट की जरूरत होती है और ना ही पानी की जरूरत होती है, और ये इवन एक के ऊपर एक लेयर करके भी ये बना सकते हैं। तो इसलिए ये आइडिया उनका बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगा मार्स के ऊपर। दूसरा चैलेंज उनको सबसे बड़ा खाने के रूप में ये आने वाला है कि जो मांस होता है, जो मीट होता है, शायद वो लोगों को नहीं मिल पाएगा कुछ टाइम के लिए, जब तक ये लोग उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल लेते। क्योंकि एलन मस्क की जो ये प्लान है, जो ये कॉलोनी का प्लान है, उसके अंदर अभी तक उन्होंने इस चीज को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि जानवरों को वहां ले जाकर बसाना और बसाने के बाद में कंटिन्यूअसली उनको चारा खिलाना, ये एक बहुत बड़ा हेडेक है। इसलिए अभी उन्होंने अपने इस प्लान में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वहां जा सकते हैं, और अगर हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हैं
तो भैया थोड़ा सब्र कर लो, जब तक वो आ जाएगा प्लान तब चले जाना। अब आता है पानी का सवाल। तो पानी के लिए उनका ये प्लान है कि जो वहां पर बर्फ जमी हुई है उसी को पिघलाकर, क्लीन करके, फिल्टर करके वो पानी की सप्लाई चालू करवा देंगे, जो कि बहुत इजी भी नजर आता है। हम यहाँ धरती पे भी ऐसा करते ही हैं, लेकिन कब तक करेंगे? क्योंकि एलन मस्क चाहते हैं कि 10 लाख लोगों को जब ले जाकर हम वहां बसाएंगे तो हम एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम चाहते हैं जो हमेशा कंटिन्यूअसली चलता रहे, उसमें किसी के इंटरवेंशन की जरूरत ना पड़े। ऐसी भी कुछ मशीनें बना ली गई हैं दुनिया के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर सकती हैं दूसरी गैसेस में। तो उनका यह भी प्लान है कि पूरे ग्रह पर हम कोशिश करेंगे कि ऐसी मशीनें लगाई जाएं जो वहां के एटमॉस्फेयर को हमारे हिसाब से चेंज करने में कारगर साबित हो, क्योंकि कोई भी चीज वहां पर रुकना नहीं चाहिए। एलन मस्क का जो प्लान ही अटका हुआ है वो इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर अटका हुआ है, अदरवाइज सारी तैयारियां उनकी हो चुकी हैं। जरा आप सोचिए, सारे जो डोम्स है वहां पर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हम दे रहे हैं, उसी की वजह से लोग सांस ले पा रहे हैं और उसी की वजह से लोग वहां पर जिंदा रहेंगे। जरा सोचिए आप, कोई मशीनरी बंद पड़ गई और उनकी ऑक्सीजन का सप्लाई रुक गया, तो क्या उनके पास इतना टाइम होगा कि धरती से कोई रॉकेट आए ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर और उनकी जान बचा पाए? क्योंकि ये कोई मजाक तो है नहीं, 10 लाख लोगों को वहां बसाना, और सिर्फ 2-4 दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए बसाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। इसलिए एलन मस्क चाहते हैं कि सब कुछ ऑटोमेटिक चलता रहे। तो बहरहाल ये सारा प्लान था जो मैंने आपको डिस्कस किया। एलन मस्क का बहुत अच्छी और विजनरी सोच है, मैं उनकी सोच को सलाम करता हूं, दाद देता हूं, लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं ये भी कोई छोटे नहीं हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर जो लोग जाएंगे वो अमीर लोग ही जाएंगे। अब सवाल ये भी उठता है कि वहां पर लोग जाएंगे ही क्यों? तो वहां पर लोग इसलिए जाएंगे कि ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि आज नहीं तो कल ये धरती, ये प्लैनेट अर्थ खत्म हो जाएगा। जैसा भी हमने रिसेंटली सुना था कि 29 अप्रैल 2020 को एक बड़ा सा एस्टेरॉयड आकर टकराएगा और इस धरती का अंत हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो इसी सिचुएशन का अंदाजा लगाते हुए वो लोग चाहते हैं कि हम हमारे जीवन को बचाए रखें और कोई ऐसी दूसरी जगह ढूंढ लें जहां पर जीवन जिया जा सके और मंगल के ऊपर सबसे ज्यादा संभावनाएं नजर आती हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने सारे ही दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।